स्वामी विवेकानंद जी ने राजस्थान में कुछ दिन बिताए 1891 में। यह मानो यह खेतड़ी की प्रथम मुलाकात थी। उसके बाद दूसरी और तीसरी मुलाकात के बारे में अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अभी तुरंत हम लोग चले जाते हैं गुजरात। तो खेतड़ी से स्वामी विवेकानंद जी आते हैं अजमेर। अजमेर में हरबिलास शारदा से मुलाकात होती है, पंडित जी श्यामजी कृष्ण वर्मा से मुलाकात होती है। ये दोनों उस समय वहीं पर थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा बम्बई से गए हुए थे, आते हैं ब्यावर से फिर से स्वामी विवेकानंद को लाते हैं और फिर वहाँ से स्वामी विवेकानंद जी ट्रेन में बैठ कर के अहमदाबाद की ओर जाते हैं। उस समय जो घटना हुई थी उसके बारे में हम लोगों ने बताया था, किस प्रकार से ये यूरोपियन टिकट कलेक्टर को स्वामी विवेकानंद पाठ पढ़ाते हैं। और ये भी हमने कहा था कि स्वामी जी कृष्ण वर्मा, इनके खुद के पुस्तकों में स्वामी विवेकानंद का उल्लेख नहीं आता है। उनकी देशभक्ति से वे प्रभावित अवश्य हुए होंगे, पर स्वामी विवेकानंद के जो वेदांत का दर्शन और वह प्रैक्टिकल व्यावहारिक वेदांत का दर्शन, क्रांतिकारी दर्शन, शायद उससे वह प्राचीन आर्य समाज की उनकी विचारधारा से मेल न खाने से शायद उनका स्वामी विवेकानंद के साथ का जो उनके साथ की जो चर्चा थी, जो वाद विवाद हुआ, उसके बारे में कुछ अपने आप उन्होंने चुप्पी साध ली थी, ऐसा लगता है। इधर हरबिलास शारदा ने प्रबुद्ध भारत में अपने साथ स्वामी विवेकानंद की 4 घटनाओं की 4 मुलाकातों के बारे में लिखा है, किस प्रकार से वे स्वामी विवेकानंद के विचार से प्रभावित हुए थे। पर क्योंकि वह बड़ी उम्र में लिखा, उन्होंने उस वृद्धावस्था में लिखा, तो उनकी, हालांकि यद्यपि वो इतिहासकार थे इसलिए उनकी स्मृति शक्ति उस समय अच्छी नहीं रही होगी, इसलिए डेट, ईयर, ये सब में थोड़ी गड़बड़ी हुई है। बट वो ज़्यादा महत्व का नहीं, महत्व का ये है कि वो उनसे प्रभावित हुए थे। केवल बात यही है कि लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय ईस्टर्न वेस्टर्न डिसाइपल्स, जो कि एक ऑथेंटिक, द मोस्ट ऑथेंटिक बायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद गिनी जाती है, 1915 में अद्वैत आश्रम मायावती से प्रकाशित हुई। उस समय स्वामी विरजानंद जी महाराज, जो कि बाद में रामकृष्ण मठ मिशन के 6ठे परमाध्यक्ष हुए, जिन्होंने संन्यास दीक्षा स्वामी विवेकानंद से ली थी, माँ शारदा देवी से मंत्र दीक्षा ली थी, यही सबसे पहले अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष हुए थे। और ये कैप्टन सीवियर, मिसेस सीवियर जब आए थे तो उनके साथ स्वामी विरजानंद जी थे। तो उन्होंने कैप्टन सीवियर, मिसेस सीवियर और एलेक्जेंडर नाम के एक व्यक्ति को उन्होंने रखा था इसी काम के लिए, लिखने के लिए। और कभी कभी सिस्टर निवेदिता ने थोड़ा इनपुट दिया दूर से। इस प्रकार से इसलिए उसका नाम दिया गया बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसाइपल्स, ऐसा ही नाम दिया गया। विरजानंद जी का नाम नहीं है लेखक में। हालांकि यही है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा जानकारी प्रस्तुत की, उन्होंने कलेक्ट की, और फिर ये अलेक्जेंडर जो थे उन्होंने उसको रूप दिया, लेख का रूप दिया, जो भी हो। परंतु ऐसा सुना गया है कि विरजानंद जी महाराज उस समय के जो जो डायरेक्ट डिसाइपल वहाँ पर जीवित थे, उन सब के साथ उन्होंने लंबी चर्चा करने के बाद वो सब घटनाएं लिखी हैं। क्योंकि इसमें स्वामी विवेकानंद जी के जो परिव्राजक जीवन के बारे में बहुत कठिनाई इसलिए होती है कि स्वामी विवेकानंद उस समय अपने आप को छुपा कर रखना चाहते थे। उसके कई कारण थे। एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पीछे लगी थी, पुलिस पीछे लगी थी, अपना नाम चेंज करते रहते, कहाँ गए कहाँ नहीं। और एक साल में कोई भी एक पत्र नहीं लिखा। पहला पत्र जो हमको मिलता है वो 26 अप्रैल 1892 का। एकदम से 1891 को जो दिल्ली से उन्होंने अपने गुरु भाइयों से विदा ली, उसके बाद में उन्होंने उनको कहा था, तुम लोग मेरा पीछा मत करना, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मेरे गुरु महाराज ने मुझे अकेले रहने के लिए मानो
कहा है और उस पर मेरी अपनी एक योजना है जिसमें मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा। फिर भी स्वामी अखंडानंद जी बोले कि तुम यदि नरक में भी जाओगे तो यदि मैं तुमको न पकड़ सकूं, न पकड़ लूँ, तो मेरा नाम गंगा नहीं। और पीछे पीछे जाते हैं और पकड़ भी लेते हैं, आखिरी में आकर गुजरात में मांडवी में पकड़ लेते हैं। ये कहानी आपने बाद में देखेंगे। पर मुख्य बात यह है कि क्योंकि स्वामी विवेकानंद खुद नहीं चाहते थे कि उनके पीछे कोई लगे। आज भी यही दशा है कि हम स्वामी विवेकानंद के परिव्राजक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, स्वामी विवेकानंद जानने ही नहीं देते हैं। तो उस समय जब गुरु डायरेक्ट डिसाइपल थे, उस समय उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी उनके पास, अखंडानंद जी महाराज जो उनके पीछे पीछे गए थे, उनसे जान करके उन्होंने लिखा है कि स्वामी विवेकानंद गुजरात में सितंबर के सेकेंड वीक में उन्होंने प्रवेश लिया। ये लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद ईस्टर्न रेडिशन फर्स्ट एडिशन में लिखा हुआ है। बाद में 1979 एडिशन में लिखा कि नहीं, वो नवंबर के सेकेंड वीक में उन्होंने गुजरात में प्रवेश लिया। क्यों ऐसा हुआ होगा? उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये हरबिलास शारदा, इन्होंने लिखा था कि इस प्रकार से स्वामी जी आकर के हमारे साथ रहे, तो इसलिए वो उसमें कन्फ्यूजन हुआ होगा। और दूसरा, हमने जैसा कहा कि वाक्यात रजिस्टर बाद में मिले, तो वाक्यात रजिस्टर में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद 27 अक्टूबर तक थे खिचड़ी में, उसके बेसिस पे उन्होंने चेंज किया होगा। और बाद में पता चला, जब ये देखा गया कि स्वामी का नाम किसने दिया, तो नाम तो दिया तो खेतड़ी के महाराज ने दिया। तो पहली मुलाकात में 4 जून को पहली मुलाकात में स्वामी का नाम लिखता है वाक्यात रजिस्टर में। तो बोले ये कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब पहले से उनका नाम विवेकानंद था। तब ये कहा गया कि नहीं, ये वाक्यात रजिस्टर 2 साल बाद लिखे जाते थे, पहले कच्चे कागज में लिखे जाते थे। और इसलिए क्योंकि उस समय केवल सन्यासी लिखा था, और इसलिए बाद में जब रेफेयर उसको करने गए, तब तक तो स्वामी विवेकानंद बहुत फेमस हो चुके थे। इसलिए जहाँ जहाँ सन्यासी था वहाँ वहाँ काट करके स्वामी विवेकानंद डाल दिया गया। तो हमारा यही मानना है कि 1 सितंबर से लेकर के 13 सितंबर तक कोई एंट्री नहीं है वाक्यत रजिस्टर में, और 13 सितंबर के बाद से 27 अक्टूबर तो जो एंट्री है उसमें लिखा है कि स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया, सब लिया, पर हमको लगता है वो एक सन्यासी लिखा होगा, और बाद में स्वामी अभेदानंद जी या कोई गए होंगे, और इन्होंने वो, क्योंकि बाद में 2 साल बाद लिखा गया तो उन्होंने सबको ही विवेकानंद लिख दिया। ये हमारे प्रिजम्पशन है, क्योंकि जब तक ये हम प्रिजम्पशन नहीं मानते हैं तो हम ये फर्स्ट एडिशन में जो लिखा है सितंबर महीने में ये गए, उसमें से उन्होंने प्रवेश लिया, ये जस्टिफाई नहीं होता है, नंबर 1। और अभी बहुत सारी रिसर्च पिछले 30 साल से हम इसके लिए प्रयत्नशील हैं, नई नई चीज़ों को जानकारी प्राप्त करने के लिए। गुजरात में स्वामी विवेकानंद ने क्या क्या किया, कहाँ रहे, कितना रहे, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, जिसमें ऐसा ये मिला है कि वो दशहरे के समय में स्वामी विवेकानंद पोरबंदर में थे। अब 2 जगह तो स्वामी विवेकानंद रह नहीं सकते, तो उसकी गुत्थी कैसे सुलझेगी? तब यह पता पड़ा कि यह जो वाक्यत रजिस्टर नॉट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, ये बेनीशंकर शर्मा ने अपनी किताब में लिखा कि ये स्वामी विवेकानंद नाम बाद में खिचड़ी महाराजा ने दिया, परंतु 2 साल तक ये लूज लिफ्ट में थे, बाद में जब फेयर हुआ तब तक स्वामी विवेकानंद पॉपुलर हो गए थे। तो अब इसका हमको एक गुत्थी सुलझ गई है, क्योंकि ये बात थी। और दूसरे कई इतिहासकारों ने भी बताया दैट वाक्यात रजिस्टर्स आर नॉट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। जो डायरी रहती है राज्य की, वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट उसी दिन लिखी जाती है। जैसे मास्टर महाशय ने डायरी में से कथामृत लिखा, तो डायरी में उसी दिन उन्होंने लिख लिया, तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा। उन्होंने डेट, टाइम सब लिख लिया। बाद में वो जो घटना हुई उसमें हो सकता है कि श्री रामकृष्ण के जो वचन हैं उसमें कुछ इधर उधर हो सकता है, परंतु डेट और टाइम जो उन्होंने डायरी में लिखा, दैट इज़ मोस्ट ऑथेंटिक, ये वचनामृत। उसी प्रकार से यह जो वाक्यत रजिस्टर, वो इट्स नॉट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। 2 साल बाद लिखे गए, तब तक भी कितना चेंज हुआ, पर हाँ उन्होंने लूज लिप में रखे थे, तो इसलिए कितने बजे उन्होंने क्या किया सब लिखा है। पर ये जो गड़बड़ कहाँ हो गई कि एक सन्यासी लिखा था, सब काट करके स्वामी विवेकानंद हो गया। तो 13 सितंबर के बाद 27 अक्टूबर तक कभी वो सन्यासी स्वामी विवेकानंद हो गया। ये हमारा प्रिजम्पशन है, इसलिए हमको ऐसा लगता है लेटेस्ट फाइंडिंग के अनुसार स्वामी विवेकानंद, पहला जो एडिशन स्वामी विवेकानंद का ओल्ड इज गोल्ड, और उसी प्रकार से वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में 1 सितंबर को निकले। वहाँ 1 सितंबर के बाद खिचड़ी में कोई एंट्री नहीं है वाक्यात रजिस्टर में, वहाँ से निकल करके अजमेर आए, और वहाँ 1 हफ्ता रख करके फिर सेकेंड वीक में वो पहुँच गए बाई ट्रेन अहमदाबाद। अब अहमदाबाद में
जब स्वामी जी आए तो वहाँ पर उन्होंने भिक्षावृत्ति से चलाया। और एक दिन ऐसे ही रेलवे स्टेशन पर, पुराना रेलवे स्टेशन है अहमदाबाद का, वो पुराने रेलवे स्टेशन में एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे वो बैठे हुए थे, सुबह का समय था। अब स्वामी जी को तो उस समय तो रहने की कोई जगह थी नहीं, तो जो भी, और पैसा तो वो स्पर्श करते नहीं थे, संचय कुछ करते नहीं थे। किसी ने टिकट दिलवा दिया वहाँ पर से, मोस्ट प्रोबेबली हरबिला शारदा ने उनको बिठा दिया ट्रेन में, तो बैठ गए। अभी यहाँ उतरे, अब वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब थोड़ी देर बाद एक दूसरी ट्रेन आई, वो ट्रेन में से अहमदाबाद के सब जज लाल शंकर उमिया शंकर त्रिवाड़ी ये सब जज थे अहमदाबाद के, बहुत उनका दबदबा था। ये नीचे उतरे और बाद में देखा, अरे ये पीपल वृक्ष के नीचे एक तरुण सन्यासी बैठा है, अद्भुत तेजस्वी रूप, तेजस्वी स्वरूप और एकदम यंग। बहुत प्रभावित हो गए देख करके। और फिर उन्होंने स्वामी जी को पूछा कि आप कहाँ रह रहे हैं? स्वामी जी ने हंस कर जवाब दिया, अरे सन्यासी के लिए तो आकाश और पृथ्वी के नीचे कोई भी जगह मिले, पेड़ के नीचे भी रह जाते हैं, तभी ये पेड़ के नीचे हैं, आप ही तो देख रहे हैं। तो आप कहीं पर नहीं जब रह रहे हैं तो मेरे साथ चलिए। स्वामी जी क्या, ठीक है, हमको तो क्या है स्वामी जी को लगा फ्री लॉजिंग बोर्डिंग मिल रहा है, हमको तो क्या है, कोई बात नहीं, जहाँ भी लग जाए, जाना ही है तो कहीं पर तो रहना ही है, तो ठीक है। तो ये उनके साथ जब इंग्लिश में, इतनी सुंदर इंग्लिश में जब बात की स्वामी विवेकानंद, कई विषयों पर जब बात हुई, तो ये तो एकदम आश्चर्यचकित रह गए। क्योंकि उस समय के ज़माने में एक सन्यासी, इतना यंग एक सन्यासी बने, इतनी कम उम्र में, वो भी इस प्रकार का ड्रेस पहने। नॉर्मली उस समय के जो सन्यासी, वो चिमटा लिए हुए, भभूत लगाए हुए, जटाधारी, बड़े बाल, जटा, दाढ़ी, ये सब यही सन्यासी का ड्रेस था। अब स्वामी जी मॉडर्न सन्यासी, उस समय के, आपने देखा है सन्यासी का ड्रेस वाला फोटो, उस समय ऐसा रूप लेकर के बैठे हैं आराम से, तो नेचुरली सबकी नज़र तो जाएगी ही। तो ये मीराबाई का एक भजन है, हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, और उसी में एक सेंटेंस है, जौहर की गति जौहरी जाने और न जाने कोई। एक जौहरी है, वही जौहर को पहचान सकता है, हीरे का व्यापारी हीरे को पहचान सकता है। और ये जो थे, ये लाल शंकर उमिया शंकर त्रिवाड़ी, ये हीरे के पारखी थे। वो समझ गए ये हीरा है, इट्स लाइक ए डायमंड, जेम ऑफ ए पर्सन, ये समझ गए उनके साथ बात करके। और फिर अपने साथ ले गए, घोड़ा गाड़ी में बैठे। घोड़ा गाड़ी में उस समय तो कार नहीं हुआ करती थी, घोड़ा गाड़ी रहती थी, और ये तो सब जज थे, तो घोड़ा गाड़ी उनकी थी, फर्स्ट क्लास बग्गी जैसी होगी। बैठे, और वहाँ पर रेलवे स्टेशन से बहुत दूर नहीं है, खाड़िया नाम की जगह है, खड़िया, अहमदाबाद में खड़िया जगह है, वहाँ पर एक उनका मकान था, अमृतलाल पोड़, उस समय का 7 नंबर था, अभी नंबर कुछ चेंज हुआ है, 7 नंबर अमृतलाल पोड़ में उनका मकान था। उसको आज भी वो बिल्डिंग है, बहुत पुरानी होगी, गिरने की स्थिति में है, कभी भी गिर सकती है। फॉर्चुनेटली अभी तक है, पता नहीं क्या होगा, कल क्या होगा, बहुत ही ख़राब स्थिति है। हम बहुत प्रयत्न किए, सब कई डोनर लोग को बोले कि भाई इसको खरीद लो और इसको प्रिजर्व करो, नहीं तो हमेशा के लिए इतिहास में से ये निकल जाएगा। देख रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक साथ अहमदाबाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट करने। एक बार हमारे अभी जो पहले तो ज़मीन के लिए प्रयत्न करना है, फिर आश्रम बनेगा, उसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं। ज़मीन भी बहुत कॉस्टली होगी, सरकार बोल रही है 50% मार्केट रेट पे देगी, उसके लिए भी हम बोल रहे हैं कि आप और कम कीजिए, तो उसके लिए भी डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं। इसलिए अभी यह बिल्डिंग के लिए अलग से हम लोग दे नहीं सकते, पर हमने दूसरे भक्तों को कहा है कि आप लोग खरीद लो और फिर बाद में उसमें इन्वेस्ट करो और उसको कम से कम प्रिजर्व करो, बिल्डिंग गिर न जाए, ये देखो। देख क्या होता है पता नहीं, पर ये उसका नाम है लाल शंकर हवेली, उसका नाम है। ये लाल शंकर हवेली आज भी है, पर अभी उसमें बहुत चेंज हो गया। बाहर में पहला जो रूप हमने देखा था 30 साल पहले जब हमने ये फाइंडिंग शुरू किया, वो ऑलमोस्ट उन्होंने दूसरे किराएदार को दिया, नीचे का उन्होंने तोड़ करके वहाँ प्रिंटिंग प्रेस डाल दी, ऐसा बहुत सारा हुआ है। पर वो जिस कमरे में ग्राउंड फ्लोर में रहे, फॉर्चुनेटली वो उसी प्रकार का है।
तो उसमें भी हमने कहा किसी बिल्डर को कि भाई कम से कम वो एक कमरा ही आप कम से कम रख लो, उसमें मेमोरियल बना दें। चेष्टा चल रही है, प्रयत्न चल रहे हैं। तो ये लाल शंकर उमिया शंकर की उस हवेली में स्वामी विवेकानंद वहाँ पर ठहरे, 2-3 दिन तो रहे। उसके बाद में अब वहाँ पर क्या था कि बड़ी हवेली थी, तो पैलेस लाइक की जगह थी, पर वो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया था। अभी तो आप जाएंगे तो इतना कंजेस्टेड आप कल्पना नहीं कर सकते। आप पैदल जाने में आपको तकलीफ होगी, गाड़ी वाड़ी तो जा ही नहीं सकती उस लेन में से, अमृतलाल पोड़ में से कोई गाड़ी नहीं जा सकती, गाड़ी दूर जा करके पैदल जाना पड़ेगा, उसमें भी भीड़ लगेगी। तो उस समय से वो भीड़ थी। तो स्वामी जी को ये कोलाहल पसंद नहीं था, आवाज़ पसंद नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो शांति से ध्यान करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा दूसरा बंगला है नदी, साबरमती नदी के किनारे। तो अभी जहाँ टाउन हॉल है उसके पीछे उनका एक बंगला था, उस बंगले में स्वामी जी को ले गए। वहाँ स्वामी जी रहे, वहाँ पर उनका आनंद हुआ, वहाँ एकदम नीरव शांति थी। और वहाँ पर फिर उन्होंने, वहाँ पर कई लोग उनके से मिलने के लिए आते थे, उन लोगों से वे बातें करते थे और सत्संग होता था। बड़े बड़े विद्वान लोग उसमें आते थे और सत्संग करते थे। और ये जो अहमदाबाद उस समय का जो सिटी था, शहर था, उसको कहा जाता था वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम सिटीज़, सुंदर शहर पूरे भारत में गिना जाता था। सुल्तानों का शहर था, बाद में कैपिटल, सुल्तानों का कैपिटल था गुजरात का कैपिटल, सुल्तानों का गुजरात का कैपिटल था, वन ऑफ द हैंडसमेस्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया। और सर थॉमस रो स्पोक ऑफ इट, इट वॉज इन हिज डेज ए गुडली सिटी एज लार्ज एज लंडन। कहते हैं इट वॉज ए गुडली सिटी एज लार्ज एज लंडन, लंदन जितना बड़ा था। और सचमुच में लंदन जितना सुंदर था, लंदन जितना बड़ा था, पर इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज सब जितनी सारी मिल थी वहाँ पर, कपड़े की मिल अहमदाबाद में थी। तो ये अहमदाबाद इतना सुंदर शहर, वहाँ पर स्वामी जी आते हैं, विद्वानों के साथ बातें करते हैं, उनके प्रवचन भी होते हैं वहाँ पर। 2 प्रवचन पब्लिक स्पीचेस होती थी, 2 स्पीचेस हुई पब्लिक स्पीचेस, और एक उन्होंने प्रवचन दिया, वो है एक महादेव जी के मंदिर में, कामेश्वर महादेव के मंदिर में। और अम्बालाल, साकरलाल, महिपत राम, नीलकंठ, ये सब बड़े बड़े विद्वान के साथ भी वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई, ऐसा कुछ रेफरेंस मिलता है। अब ये जो लाल शंकर रवाड़ी, ये अद्भुत व्यक्ति थे, बहुत बड़े विद्वान थे, पूरे सब्जेक्ट तो अहमदाबाद के थे, पर स्वामी विवेकानंद के समान उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। और आश्चर्य की बात है कि सभी, जैसे स्वामी विवेकानंद जिन जिन बातों के, क्यों उनके साथ मित्रता हो गई इतनी, हो सकता है इसलिए क्योंकि स्वामी विवेकानंद जिन जिन बातों से चिंतित थे, बाल विवाह, नारी शिक्षा, समाज सुधार, अस्पृश्यता, ये सब के बारे में लाल शंकर जी ने काफ़ी काम किया। पहले ही, उनको मिलने के पहले ही काम किया, उसके मिलने के बाद भी बहुत काम किया। ये अद्भुत बात है। और इनका जन्म हुआ था 23 अगस्त 1845 को, और नारदीपुर गांव में, कलोल जिले में। उनकी माँ जो थी मानकोर, वो बहुत कम उम्र में मर गई। फिर उनके दूसरी माँ थी, शायद उनके साथ इतना व्यवहार अच्छा नहीं रखा। इनको पढ़ने की बहुत इच्छा थी, तो वो चले आए अहमदाबाद। उनके बचपन में विवाह हो जाता था, आपको मालूम है। तो उनको स्कॉलरशिप 5 रुपये केवल मिलती थी उस समय। उसी 5 रुपये की स्कॉलरशिप में उन्होंने पत्नी के साथ घर छोड़ा और रहने लगे। कैसे भी करके उन्होंने चलाया और पढ़ाई लिखाई की। और 1871 में अहमदाबाद स्मॉल कॉजेज कोर्ट अहमदाबाद में, स्मॉल कॉजेज कोर्ट, उसमें नाजर की छोटी सी नौकरी लगी, एकदम हम्बल सर्विस, उसी के सारे चलाया। फिर 1873 में उन्होंने मुंसफ की परीक्षा दी। मुंसफ माने सब जज को उसमें मुंसफ कहा करते थे। तो ये मुंसफ की परीक्षा दी, पास हुए। 1800 फिर तुरंत उनकी पोस्टिंग हुई पंढरपुर में। अरे पंढरपुर में तो इतने अच्छा उन्होंने काम किया। पंढरपुर में एक नदी के किनारे जा रहे थे, पैदल चल रहे थे, अचानक उनके पैर में कुछ लगा,
तो देखा, अरे नवजात शिशु है, शायद किसी माँ ने उसको त्याग कर दिया होगा कुछ समस्या होने के कारण। तो उनको बड़ा दुख हुआ, छोटे बच्चे को लाया, पत्नी को दिया। पत्नी भी बहुत करुणाशील थी उनके समानी, तो उन्होंने फिर बच्चे का लालन पालन किया। पर उनके मन में लगा कि ऐसे जो बच्चों को कुछ उसके लिए कुछ करना चाहिए। तब उन्होंने पंढरपुर में बालाश्रम की स्थापना की, और ये बालाश्रम अभी भी है। उसके 100 साल जब पूरे हुए तो वो जो रास्ता था उसका नाम उनको दे दिया देव मनसुख लालशंकर रोड, और उनको टाइटल दे दिया देव मुंसफ। ये देव मुंसफ माने, मुंसफ तो थे, सब जज थे, देव मुंसफ, ईश्वर के समान उसको श्रद्धा करते थे पंढरपुर में। ये जब बालाश्रम किया और इस प्रकार से कितनी सेवा का काम किया, तो उनको देव मुंसफ ऐसा टाइटल दिया था। तो ये देव मुंसफ लालशंकर, इन्होंने फिर बाद में नासिक गए, और भी जगह उनकी पोस्टिंग हुई। 1891 में उसी जो कोर्ट थी जिसको बोलते हैं स्मॉल कॉजेज कोर्ट, जहाँ से उन्होंने शुरू किया था नाजर के हिसाब से, अब वहाँ पर सब जज बन गए। तो ये जब अहमदाबाद के सब जज थे, ये स्मॉल जजेस कोर्ट के, उस समय उनको बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी, 800 रुपया पर मंथ मिलता था। उस समय की बात है जबकि वो स्वामी विवेकानंद के संपर्क में आए। और फिर 1903 में वो रिटायर हुए, 13 मई 1903 को। उस समय उनका पेंशन हुआ था 400 रुपया, और 1912 में उनका निधन हो गया। उसके पहले उन्होंने एक मैगज़ीन चलाया, उसके पहले उन्होंने कई संस्थाओं, कोई भी अहमदाबाद की ऐसी संस्था नहीं है जहाँ पर कि वो उसके साथ जुड़े हुए न हो, समाज सेवी संस्था, बहुत सारा समाज सेवा का काम किया। और उनकी जो वाइफ थी दिवाली बहन, वो भी बहुत सेवा भावी थी, और वो इस प्रकार से उनके सभी कार्यों में मदद रहती थी। और एक बड़ी बात हुई, जब वहाँ पर ये इनको लालशंकर जी को बहुत इच्छा थी कन्याशाला खोलेंगे। तो उन्होंने जब कन्याशाला खोली, राब मगन भाई करमचंद कन्याशाला, ये जब खोली, अब इसमें उनकी इच्छा थी कि जो बड़े उम्र की बहनें हैं उनको आने में बहुत शर्म लगती थी, पर पढ़ना चाहती थी पर शर्म लगती थी। तो इन्होंने क्या किया, लालशंकर जी ने क्या किया, उन्होंने अपनी वाइफ को, वो भी जो थी वाइफ जो दिवाली बहन, वो भी अनपढ़ थी, उनको डाला। इतनी बड़ी उम्र की कितनी बड़ी उम्र की, वो पढ़ने बैठी ये कन्याओं के साथ। तब बाकी दूसरी जो बड़ी उम्र की जो बाल विधवा वगैरह थी, उनको बड़े, इतनी बड़ी जब पढ़ रही तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते, ऐसा करके उन्होंने ये अपना उदाहरण दे करके, ऐसा जैसे बोलते हैं ना लीडिंग बाय एग्जाम्पल, दैट इज़ द सर्वेंट लीडरशिप, ये उन्होंने इस प्रकार से एग्जाम्पल दिया, ऐसा सेक्रीफाइस किया उन्होंने। और उनकी वाइफ भी उन्होंने भी उसको ये साथ दिया, और इस प्रकार इतनी बड़ी उम्र में वो इस कन्याशाला में प्रवेश लिया। तब जाकर के सभी दूसरी कन्याएं जो थोड़ी बड़ी उम्र की थी या बाल विधवा थी, ये सब उन्होंने आना शुरू किया। इस प्रकार से कन्या शिक्षा के बहुत बड़े हिमायती थे। फिर उनको तो बहुत सारे टाइटल मिले, कैसर हिंद, राव बहादुर, ऐसे बहुत सारे टाइटल में, बहुत उनको इनको प्राइजेस भी मिली। अब अहमदाबाद की सभी संस्थाओं से जुड़े हुए थे। इस प्रकार से ये स्वामी विवेकानंद जी के साथ इनका बड़ा मधुर संबंध रहा, अद्भुत संबंध रहा। और 2 जगह पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद को रखा, और उसी बीच स्वामी विवेकानंद जी ने अहमदाबाद की जो प्रसिद्ध जगह है, हठी सिंह मंदिर है, जैन मंदिर, बहुत ही सुंदर हठी सिंह मंदिर, जैन मंदिर, वो भी देखा। और सैयद की जाली है, सिद्दी सैयद की जाली, वो भी फेमस है। ऐसे जो जो फेमस जगह है वो सब उन्होंने, स्वामी जी ने अहमदाबाद में देखा। और उन्होंने क्या किया कि उस समय जैन स्कॉलर्स के साथ उनकी बात हुई, जैन स्कॉलर्स। तो अब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी भगवान बुद्ध में बहुत मानते थे, बोध गया में गए थे, और वहाँ पर वो बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान किया था। तो बौद्ध दर्शन में तो उनकी बहुत ही ज़्यादा उनका ज्ञान था। साथ साथ में कुछ सिख सिपाही आते दक्षिणेश्वर, उसके कारण उसमें भी कुछ हुआ था। फिर रामकृष्ण देव के कमरे में महावीर तीर्थंकर की मूर्ति रहती थी, भगवान बुद्ध की मूर्ति रहती थी। तो महावीर तीर्थंकर की मूर्ति तो उन्होंने देखी थी श्री रामकृष्ण के कमरे में, और सर्वधर्मों के प्रति उनमें सद्भाव की भावना थी। पर उन्होंने
इस्लाम धर्म के भी बारे में उन्होंने दक्षिणेश्वर में वहाँ पर जाते थे तो श्री रामकृष्ण से जानते थे। क्रिश्चियनिटी में तो काफ़ी उनकी नॉलेज था, जैसे हमने बताया, वो तो इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट और भगवद गीता 2 ही पुस्तक उनके साथ रहती थी परिव्राजक अवस्था में। और क्योंकि वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे और जितने उनके प्रोफेसर्स ये भी ब्रिटिश थे, तो स्वाभाविक है क्रिश्चियनिटी के बारे में तो उनका काफ़ी नॉलेज था। जैन धर्म के बारे में उनका जो नॉलेज नहीं था उतना, तो अब उनको ये सुनहरा मौका मिला, वहाँ कई जैन स्कॉलर्स के साथ उन्होंने काफ़ी बातें की और अपने जैन धर्म के बारे में काफ़ी उनको ज्ञान वहाँ मिला। मे बी दैट इज़ द रीज़न, वन ऑफ द रीजन्स कि ही बिकेम ए गुड फ्रेंड ऑफ वीरचंद गांधी। ये वीरचंद गांधी शिकागो पार्लियामेंट में गए थे, वो भी जैन थे, उनके साथ उनकी दोस्ती हुई। हो सकता है उसका एक कारण यहाँ पर अहमदाबाद में उनको जैन धर्म के बारे में काफ़ी अच्छी बातें हुई थी। तो ये वीरचंद जैन के बारे में हम कल बातें करें, आज यहीं समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।